और अब खबरें विस्तार से। कल प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की धरती से ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला था। पीएम के वार से तिलमिलाई दीदी ने भी तगड़ा पलटवार किया। ममता ने कहा कि मैं मोदी को लोकतंत्र का थप्पड़ लगाना चाहती हूं। ममता ने दुर्गा पूजा और जय श्री राम वाले बयान पर भी मोदी को घेरा। बांगालिए मां सरस्वती के पूजा कोरा होए बांग्लार मानुष गुरुदेव के सम्मान करे। बंगाल की धरती से पीएम मोदी ने दीदी को ललकारा तो दीदी भी सामने आ गईं। नरेंद्र मोदी যখন বাংলা এসে বলে মমতা ব্যানার্জি প্রভাবাজ তখন শুনে আমার মনে হয় দীক্ষাসী একটা ভালো করে গণতন্ত্রের থাপ্পড়। জানে কিছু কি করেছি না করেছি আমরা। নরেন্দ্র মোदी আসছে বাংলায় বলছে মমতা ব্যানার্জি নাকি বাংলায় ममता जी आप लोगों को दुर्गा पूजा नहीं करने देता है। कि ना बोले दुर्गा पूजा होने वाला है कि হয় না বলে মামলা একটু জোরে বলুন। হয় অনেক প্রাইম মিনিস্টার দেখেছি আমরা এত মিথ্যে কথা প্রাইম মিনিস্টারকে দেখলে বাচ্চারা ভুল শিখে। पीएम के दुर्गा पूजा और श्रीराम वाले बयान पर ममता बनर्जी ने जबरदस्त पलटवार किया। कह दिया कि हम तो सबकी पूजा करते हैं लेकिन खुद को राम भक्त कहने वालों ने मंदिर क्यों नहीं बनाया। তুমি বিজেপির বাবুরা 5 বছরে তুমি একটা রাম মন্দির বানাতে পেরেছো? তুমি তো জয় শ্রীরাম স্লোগান দাও, একটা রাম মন্দির বানাতে পেরেছো? নির্বাচন আসলে রামচন্দ্র তোমার পার্টির ইলেকশন এজেন্ট হয়ে যায় বুঝি? নির্বাচন আসলে তখন বলে রামচন্দ্র আমার পার্টির ইলেকশন এজেন্ট, বলো জয় শ্রীরাম সবাইকে চোখ করবে কেন? আমি রাম ঠাকুর ঠিক আছে, রাম মা দুর্গার পুজো করেছিল, আমাদের যা সম্মান জানানো আমি জানি। दीदी को यह गुस्सा इसलिए आया क्योंकि सोमवार को पश्चिम बंगाल के तामलुक में पीएम मोदी ने दीदी पर करारा हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा था कि दीदी के राज में लोगों को जय श्री राम बोलने की आजादी तक नहीं है। हालत तो ये है कि जय श्री राम कहने वालों को दीदी गिरफ्तार करवाकर जेल भेज रही है। साथियों, दीदी के इसी रवैये की वजह से पश्चिम बंगाल में लोगों को अपने हिसाब से पूजा पाठ करने में पूरी आजादी के साथ अपने व्रत, अपने पर्व, अपने त्योहार मना पाने में डगर डगर पर दिक्कत हो रही है। वहीं दीदी को घेरने के लिए बीजेपी भी पूरी तैयारी से डटी हुई है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने वोटिंग के दौरान बंगाल में हुई हिंसा के मुद्दे पर ममता को आड़े हाथों लिया। In spite of central forces coming in, assuring the voters that their presence will make a difference, Didi's syndicate Morcha people are all over the place. The central forces can be very close to the polling booth and assure voters that they can come and peacefully cast their vote and go. But if the streets are being loitered around by our syndicate Morcha, Didi's forces, people will be scared to come to the polling booth. And therefore, not only that, violence which is being perpetrated by TMC workers is a cause for concern. And Mamata Banerjee, end of the day, screams about democracy. पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। 2014 के चुनाव में टीएमसी ने सबसे ज्यादा 34 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं सीपीएम और बीजेपी सिर्फ 2-2 सीटें ही जीत पाई थी। पिछली बार कांग्रेस को पश्चिम बंगाल से सिर्फ 4 सीटें हासिल हुई थी। दीदी जहां इस बार अपना किला बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो वहीं बीजेपी यूपी में महागठबंधन से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई बंगाल से करना चाहती है। चुनावी महाभारत में कौन जीतता है, ये नतीजों के दिन ही साफ होगा। और भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहकर विपक्ष का मजाक उड़ाती है कि पीएम मोदी के बराबर विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं। हालांकि रह रहकर पीएम पद के कई दावेदार सामने आते रहे। इसी कड़ी में अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नाम और मजबूती से लिया जाने लगा है। मायावती ने आज खुद ये तक बता दिया कि वो किस सीट से दिल्ली पहुंचेंगी। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि मायावती के रूप में देश को पहली दलित प्रधानमंत्री मिले? मायावती के प्रधानमंत्री बनने वाले सपने का सटीक विश्लेषण। मायावती जिंदाबाद।
अब की बार मायावती सरकार। किसी भी हथकंडे में बहकावे में ना आकर जो हमारा ये गठबंधन है, तो इस गठबंधन को आप लोगों को कामयाब बनाना है। मायावती की दिल्ली डगर वाया अम्बेडकर नगर। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश में दिलाना है, तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है। 2014 की मोदी लहर में शून्य पर आउट होने वाली मायावती ने इस बार बड़ा सपना देखा है। सपना है देश की प्रधानमंत्री बनने का। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ सॉलिड गठबंधन कर चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लगता है कि ये गठबंधन उन्हें दिल्ली के तख्त पर बैठा सकता है। अम्बेडकर नगर की रैली में मायावती ने कह दिया कि इस बार नमो नमो वालों की नहीं, बल्कि जय भीम कहने वालों की सरकार बनेगी। वैसे आज मुझे आपकी बड़ा भीड़ और भीड़ के जबरदस्त दोस्त को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग नमो नमो वालों की जरूर छुट्टी करने वाले हैं और आपकी जो इच्छा है जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन आप लोग चुनाव में ध्यान से गठबंधन का अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। भीड़ का जोश देख मायावती ने वाया अम्बेडकर नगर होते हुए दिल्ली जाने की भविष्यवाणी भी कर डाली। मैं कई बार यहाँ पे लोकसभा में प्रचार की हूँ, आगे वक्त बताएगा। यदि वक्त अच्छा आया तो हो सकता है कि मुझे आपकी लोकसभा सीट से फिर से चुनाव लड़ने का मायावती फिलहाल किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ रही। दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर उन्होंने अपनी राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्हें लगता है कि वो पीएम पद की मजबूत दावेदार है और अगर वक्त ने साथ दिया तो वो बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ लेंगे। इसके संकेत उन्होंने पहले भी दिए। वर्तमान हालात को देखकर अगर चुनाव बाद मौका आएगा तो मैं जिस सीट से चाहूंगी तो उस सीट को खाली कराकर लोकसभा की सांसद बन सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अम्बेडकर नगर जिला मायावती के काफी करीब है। मायावती 2 बार यहाँ से सांसद और 1 बार विधायक रह चुकी हैं, इसलिए उनकी पसंद भी यही सीट है। अब हम मायावती के इस सपने को डिकोड करते हैं। हम आपको बताते हैं कि मायावती को क्यों लगता है कि वो अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं। दरअसल यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। मायावती और अखिलेश का सॉलिड गठबंधन यूपी में 60+ सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। मायावती को लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए इस बार बहुमत हासिल नहीं कर पाया तो सत्ता की चाबी उनके हाथ लग सकती है और इसके पीछे वजह है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। दरअसल मौजूदा सियासी हालातों में विपक्ष राहुल गांधी को पीएम पद का दावेदार मानने से इनकार कर चुका है। शरद पवार जैसे कद्दावर नेता राहुल गांधी को नकार चुके हैं। ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता और गैर कांग्रेसी फ्रंट बनाने की कोशिश भी कर चुके हैं। अरे हमारा इतना लीडर नहीं है, आपका पार्टी लीडरलेस हो गया है, इसके लिए आपका एक ही प्रेसिडेंट और एक ही प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन हमारा जो गठबंधन है इसमें ऑल आर लीडर, एवरीबॉडी इज द लीडर, एवरीबॉडी इज द वर्कर। मायावती को लगता है कि अगर एनडीए और यूपीए दोनों में से किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है तो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों में जो भी सबसे बड़ी पार्टी होगी पीएम पद के लिए वो सबसे मजबूत दावेदार होगी। क्योंकि यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन मजबूत स्थिति में और सूबे में लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसलिए ये गठबंधन 60+ सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहा है। अगर एसपी बीएसपी 60 से ज्यादा सीटें जीत लेती है तो वो बड़ी पार्टी बन जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता अपने अपने राज्यों में क्लीन स्वीप भी कर देते हैं तब भी वो एसपी बीएसपी गठबंधन जितनी सीटें नहीं जीत पाएंगे। ऐसी स्थिति में मायावती की दावेदारी में सबसे मजबूत हो जाती है। खुद मायावती के नए साथी अखिलेश यादव भी कई बार कह चुके हैं कि वो यूपी से नया प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। यूपी ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है, वैसे तो प्रधानमंत्री देश के किसी कोने से कोई भी बन सकता है, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर कोई उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बने। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी बीएसपी के मुकाबले ज्यादा सीट जीत लेती है तो अखिलेश यादव के सुर बदल सकते हैं। वहीं बीजेपी ये कहकर विपक्ष को नकारती रहती है
कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हफ्ते के दिनों के हिसाब से प्रधानमंत्री तय होंगे। ये 23 लोग जो गठबंधन की सरकार बनी तो हफ्ते के दिनों के हिसाब से प्रधानमंत्री तय होंगे। ये 23 लोग जो ब्रिगेड ग्राउंड पर बैठे थे, उसमें 9 तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। एक ही मंच पर 9 प्रधानमंत्री बैठे थे। लाइन लगी है, लाइन। हमारे यहां एक ही नेतृत्व है, पूरा एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा हुआ। वहीं मायावती पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जुगाड़ की सरकार नहीं बनने वाली है। 2 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो अभी हो चुके हैं विपक्ष में। जो आदमी 2 सीट लड़ रहा है वो भी कहता है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जो है 20 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है वो भी कहता है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। लेकिन एक चीज जनता ने तय कर ली है, जुगाड़ की सरकार नहीं बल्कि स्पष्ट जनादेश की सरकार बनेगी। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा ये तो 23 मई को ही पता चलेगा, लेकिन तब तक यूं ही कयासों का दौर चलता रहेगा। चुनाव में जुमलों हमलों के बीच यज्ञ और हठ योग की भी एंट्री हो चुकी है। जो नेता हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाते आए हैं वो आज धर्म की शरण में जा पहुंचे हैं। उनके लिए जीत का अनुष्ठान हो रहा है। भोपाल में कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के लिए धूनी लगाए साधुओं ने हठ योग और यज्ञ किया। सन्यासियों का हठ योग, तंत्र मंत्र और यज्ञ, धुनी लगाए साधु संत, अखाड़ा खेलते सन्यासी। तस्वीरें प्रयागराज कुंभ जैसी लगती हैं, क्योंकि संतों का ऐसा जमावड़ा अमूमन कुंभ में ही दिखता है या फिर अखाड़ों या संत समाज के कार्यक्रमों में। लेकिन इन तस्वीरों का सियासत से ताल्लुक, ये गर्जना है मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। संतों का ये उद्घोष, मंत्रोच्चार कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत के लिए। मध्य प्रदेश की सियासत में खासी धमक रखने वाले कंप्यूटर बाबा दिग्विजय सिंह के लिए यज्ञ कर रहे हैं, दिग्विजय की विजय के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि मोदी सरकार ने देश से राम के नाम पर धोखा किया है, इसलिए सरकार बदलने का समय आ गया है। बीजेपी सरकार ने अभी तक बेवकूफी बनाया सारे संत समाज को। इन्होंने राम मंदिर कहा था, 5 साल में राम मंदिर भी नहीं बना पाए और फिर ले गए आ गए। अब जनता जनार्दन संत समाज बेवकूफ नहीं बनेगी। अब राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं। संत अपनी धुनी हठ योग कर करके और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर धर्म से चलने वाले व्यक्तियों को आप विजयी बनाए और नर्मदा का भक्त जो दिग्विजय सिंह है उसको लाखों वोट से विजयी हो सके। रावण ने भेष रखा था साधु का और सीता का हरण किया था, तो क्या साधु हो गया? साधु ने कपड़ा पहनने से सम्मान न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कंप्यूटर बाबा नकली साध्वी बता रहे हैं। शहीद करकरे के अपमान के मुद्दे पर उनका घेराव कर रहे हैं, जबकि साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि भगवा आतंकवाद की बात करने वाले आज कैसे हिंदू धर्म की शरण में आ गए। साध्वी प्रज्ञा ने इशारों में कंप्यूटर बाबा पर भी निशाना साधा। साध्वी जी, कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में जो साधु संत हैं वो हठ योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं? अधर्म के साथ कोई भी साधु संत हो ही नहीं सकता। हमारे ऊपर जो भी प्रकरण लगे हैं वो कांग्रेस के षड्यंत्र के द्वारा लगाए गए हैं। अब वो खुद ही अपने बखान कर रहे हैं, तो ये तो जनता के सामने आ रहा है ना। मैं साधु संतों का व्यापार नहीं करती हूँ, और भगवा को आतंकवाद कहने वाले लोग, हिंदुत्व को आतंकवाद कहने वाले लोग, देश के विरुद्ध चलने वाले लोग, देश का अपमान करने वाले लोग, नारी का अपमान करने वाले लोग, उनके पक्ष में कोई साधु सन्यासी तो नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद के मुद्दे को जन्म दिया था। ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं कि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है
और कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि जो दिग्विजय सिंह बीजेपी और संघ को घेरने के लिए हिंदू आतंकवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाते आए, आज वो हिंदू धर्म के आगे नतमस्तक साधु संतों से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब शहजादा फेल हो गया तो कांग्रेस अपनी शहजादी लेकर आ गई। सीएम योगी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के प्रचार के लिए पहुंचे थे। आपने देखा होगा कांग्रेस तो एकदम फेल हो चुकी है। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के शहजादे पहले फेल हो चुके हैं और इसलिए जब वो फेल हुए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कांग्रेस की शहजादी को उतारा और उसके बाद क्या स्थिति हुई, मैं देख के ताज्जुब कर रहा था। अमेठी में अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए कम से कम भारतीय नारी की गरिमा का पालन ही करते, अमेठी के मासूम बच्चों को गाली सिखा रही है, गाली सिखा रही है। हमने कहा भी ये गाली इटली वालों को दिलवाइए, इटली में ननिहाल को दीजिए, भारत के बच्चों को गाली मत दीजिए, तो अच्छे संस्कार दीजिए, और नहीं तो भारत के बच्चे स्वयं ही स्वावलंबी बन जाएंगे। उन्हें गाली तो कम से कम मत सिखाइए। योगी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कें यूपी की सड़कों से बहुत खराब है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन 2 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश की पहचान लोगों इस बात से देते थे कि जहां प्रदेश से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें और जहां सायंकाल होते ही अंधेरा प्रारंभ हो जाए, समझो कि उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई। आज जैसे मैं उत्तर प्रदेश से दिल्ली में घुसा, राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे समाप्त हुआ और दिल्ली की सड़कों को मैंने देखा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को गड्ढों में बदल करके दिल्ली की भावनाओं को देश और दुनिया में जिस तरीके से धूल दूषित करने का प्रयास किया है, मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी ये देख करके कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री वे यहां की शासन व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री बने हैं या धरना प्रदर्शन की मुखिया हैं। चुनाव प्रचार में तरह तरह के जुमलों, डायलॉग्स का खूब जलवा रहता है। चटपटे बयानों से एक तरफ जहां जनता तालियां बजाती है तो वहीं विरोधियों पर भी सीधा हमला बोला जाता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी आज पीएम मोदी को घेरने के लिए महाभारत के किरदार ढूंढ निकाले। हरियाणा के अंबाला की चुनावी रैली में प्रियंका ने कह दिया कि अहंकार तो दुर्योधन का भी नहीं रहा। दो 2019 के चुनाव में द्वापर से लेकर त्रेता युग के किरदारों की एंट्री। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। दुर्योधन से की पीएम मोदी की तुलना। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। लोकसभा चुनाव आखिरी चरणों में है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव अपने अंजाम तक पहुंच रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां और भी ज्यादा आक्रामक हो गई हैं। इस सियासी महाभारत में अपने भाई राहुल गांधी की सारथी बनी प्रियंका गांधी अपने विरोधियों पर हमले का एक भी मौका नहीं चूकती। हरियाणा के अंबाला में प्रियंका ने कांग्रेस प्रत्याशी शैलजा के समर्थन में रैली की और पीएम मोदी पर चुन चुन कर वार किए। भाषण देते देते उन्होंने पीएम मोदी की तुलना दुर्योधन से कर दी। इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। उन्हें जब सच्चाई दिखाने के लिए भगवान कृष्ण
उन्हें समझाने के लिए गए तो कृष्ण जी को भी उन्होंने बंधक करने की कोशिश की। अंबाला की धरती से पीएम को ललकारने वाली प्रियंका गांधी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अहंकार पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां भी सुना डाली। इसी अहंकार पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं, सुनिए। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण अहंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अंबाला की धरती से महाभारत की लड़ाई का सार समझाने में लगी प्रियंका ने बातों ही बातों में पीएम के लिए कुछ और बातें कह दी। हमारी देश की जनता में बहुत विवेक है। ये विवेक कोई नया विवेक नहीं है, ये विवेक आज का विवेक नहीं है, ये सदियों पुराना विवेक है जो महाभारत में भी लिखा है। इस जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। इस देश की जनता हर नेता को जवाबदेह बनाती है और आपको भी जवाबदेह बनाएगी। प्रियंका का जब महाभारत का ज्ञान पूरा हुआ तो बात परिवार पर आकर अटक गई। परिवार के बहाने भी उन्होंने पीएम को लपेटने की कोशिश की। कभी ये नहीं कहते कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए। वह अलग अलग मुद्दे उठाते हैं। कभी कहते हैं कि 70 साल से हाथी सो रहा है, कभी शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं, तो कभी मेरे परिवार के शहीद सदस्यों का अपमान करते हैं, लेकिन आपकी जरूरतों की बात नहीं करते। प्रियंका के इस वार पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कह दिया कि महाभारत के रण में कौन विजयी होगा ये 23 मई को पता चल जाएगा। प्रियंका वाड्रा ने कहा हरियाणा में अंबाला में कि मोदी जी दुर्योधन ये लोकतंत्र है। आपके कहने से कोई दुर्योधन नहीं बन जाता। 23 तारीख की मतगणना बता देगी दुर्योधन कौन है और अर्जुन कौन है, और 23 तारीख की मतगणना। और राहुल गांधी आज धनबाद में थे। धनबाद में राहुल गांधी ने मोदी पर जमकर प्रहार किए। राहुल गांधी ने कहा मोदी आदिवासियों के दुश्मन है। आदिवासी भाइयों, अपने जंगल को देखिए, जल को देखिए, जमीन को देखिए, अच्छी तरह देखिए, पूरे झारखंड में देखिए, पता लगेगा कि अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी जी ने आपका जल, आपका जंगल और आपकी जमीन दी। चोरी भाइयों और बहनों, आपके जेब में से, आपके घरों में से होगी। भाषण करते हैं मोदी जी, आदिवासियों की रक्षा करूंगा। अच्छा, आदिवासियों की रक्षा करोगे? मोदी जी एक बात समझा दी करोगे? पैसा कानून का क्या हुआ? जमीन अधिग्रहण बिल का क्या हुआ? ट्राइबल बिल का क्या हुआ? पंचायती राज का क्या हुआ? आदिवासियों से जमीन लूट कर आदिवासियों को गरीबी में धकेला है। जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ कौन लड़ा? पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को 3 बार रद्द करने की कोशिश की। हम खड़े हुए। आदिवासी बिल की रक्षा कांग्रेस पार्टी ने, हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, इन्होंने जमीन अधिग्रहण बिल की रक्षा की। जेएमएम, जेवीएम, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी ने बिल की रक्षा की। लाखों करोड़ रुपए चौकीदार ने आपके घर से निकाले
आदिवासियों के घर से निकाले, किसानों के घर से निकाले, मजदूरों के घर से निकाले, बेरोजगार युवाओं के घर से निकाले। और अनिल अंबानी 30,000 करोड़ रुपए उसको दिए, 35,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी, 35,000 करोड़ रुपए मेहुल चौकसी, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या, लाखों करोड़ रुपए इस चौकीदार ने आपका चोरी करके तुम 15 लोगों को दिया। कांग्रेस एक बार फिर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस ने हलफनामा दाखिल कर पीएम मोदी की तरफ से पूर्व पीएम राजीव गांधी पर टिप्पणी की शिकायत की है। कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की तरफ से दाखिल हलफनामे में 6 मई को पीएम मोदी द्वारा राजीव गांधी पर भ्रष्टाचारी नंबर 1 की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। हलफनामे में कहा गया है कि मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। इस बारे में चुनाव आयोग को शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेगा। राजीव गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी के हमले पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने पलटवार किया। एक प्रधानमंत्री की तरफ से भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचारी बताने की बघेल ने निंदा की और भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मानसिक संतुलन खो चुके हैं। देश में चल रही चुनावी लड़ाई में राजीव गांधी का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जिस दिन से राजीव गांधी के बहाने पीएम मोदी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमलों की बौछार की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस हमलावर हो गई। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। कांग्रेस ने पीएम के बयान को बौखलाहट का नतीजा बताया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि चुनावों में अपनी हार को देखकर प्रधानमंत्री अनाप शनाप बोलने लगे हैं। प्रधानमंत्री किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न के बारे में इस प्रकार से बयान करेगा, इससे 2 बातें स्पष्ट हो जाती है कि नरेंद्र मोदी जी के मन में न देश प्रेम है, न राष्ट्र प्रेम है, न त्याग के प्रति सम्मान है। राजीव जी को इस दुनिया से गए वर्षों बीत गए और आज उनके बारे में बोलना, वो भी चलते चुनाव में, इससे एक बात स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिना छुट्टी लिए अपने काम करने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अक्सर टीवी इंटरव्यूज में वो 3 से 4 घंटे की नींद की बात करते नजर आए हैं। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के इस दावे पर भी उन्हें आड़े हाथों ले लिया। आप 3 या 4, 3.5 घंटे ही सोते हैं, मतलब 7 घंटे तो सोना एक शरीर को चाहिए। एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है, मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम नहीं, मैं इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है। मेरा कुछ नहीं, आंख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, बहुत जाता है। खुद कहते हैं 3-4 घंटे सो पाता हूं, तो जो आदमी यदि नींद न ले तो उसकी मानसिक दशा खराब हो ही जाती है। और जो वर्षों से इस प्रकार से पीड़ित है, अनिद्रा के से पीड़ित है, वो व्यक्ति इसी प्रकार की बात करेगा। इसे देश के सर्वोच्च पद में नहीं रहना चाहिए, देश के लिए खतरनाक है। प्रधानमंत्री पर बघेल के वार का बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की और उनके बयान को चुनावों में हार की छटपटाहट का नतीजा बताया। ऐसा है, कांग्रेस का संयम समाप्त हुआ है, कांग्रेस बौखला गई है और कांग्रेस अपना आपा खो बैठी है। यही साबित होता है जिस तरह से कांग्रेस के बयान आ रहे हैं। सियासत में राजनीतिक विरोधियों पर हमले की ये कोई नई रवायत नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन चुनावों के बीच जिस तरह से प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार को लेकर हमले शुरू किए हैं, शायद ये उनका राहुल गांधी पर पलटवार है, जो अक्सर
प्रधानमंत्री को राफेल मामले में चोर कहते आए हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जेडीयू और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी अभी से हार मानने लगी है और 23 मई के बाद भूचाल आएगा और नीतीश कुमार और उनकी पार्टी डायनासोर की तरह गायब हो जाएंगे। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जी की पार्टी रहेगी तब ना। डायनासोर जैसे गायब हुआ था वैसे ही लोग गायब होने वाले। बीजेपी के महासचिव लोग ही बोल रहे हैं कि अब वो हार रहे हैं, और बताइए कि अब बोल रहे कि सहयोगी की जरूरत पड़ेगी। तो हम इतना कहना चाहते हैं, ये जो महामिलावटी ये लोग कह रहे हैं, लिख करके दे कि कोई भी महामिलावटी जो दल हैं उसमें से समर्थन नहीं लेने का काम करेंगे। ये लिख करके दे बीजेपी वाले लोग। अब देखिए, बोले कि जो एनडीए में है वही एनडीए में रहेगा और किसी बाहर के लोगों का समर्थन नहीं लेने का काम करेंगे। तो ये तो हार मान चुके हैं लोग, हार स्वीकार कर चुके हैं। 23 तारीख को भूचाल आएगा और कोई ठीक नहीं। बिहार का चुनाव कितने महीने के अंदर होगा? जब भागेंगे तो जाएंगे कहाँ? आप लोग तो कह रहे हैं कोई ठीक नहीं, कब चुनाव हो जाए? आप लोग मौका देंगे, आप लोग मौका देंगे वापस आकार लेने कोई संभावना, कोई गुंजाइश इस महागठबंधन की एंट्री संभव है? देखिए, ये सवाल बेतुका सवाल है, इस पे हम लोगों ने जवाब दे रखा है। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जी की पार्टी रहेगी तब ना। डायनासोर जैसे गायब हुआ था वैसे ही लोग गायब होने वाले हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी शुतुरमुर्ग बन गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि गर्दन छिपा लेने से आंधी ऊपर से थोड़े ही निकल जाएगी। आंधी में उनका सफाया हो जाएगा, न पार्टी बचेगी न ही गठबंधन। हालांकि तेजस्वी ईवीएम को लेकर भी एनडीए को घेर रहे हैं। 5वें चरण के चुनाव के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में एक होटल से ईवीएम बरामद होने से हड़कंप मच गया। तेजस्वी ने कहा, एनडीए हार को सामने देख ईवीएम में गड़बड़ी करवा रही है। ये डर का कारण है जो हर जगह आप देखे होंगे कि ईवीएम जो है होटल में भी मिल रहा है। और हम लोग चुनाव में एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जहां जहां भी पोलिंग हम लोगों की मजबूती से हो रही है, अपने पक्ष में जहां भी मतदान पड़ रहा है, वहां जानबूझ करके जो है ईवीएम को स्ट्रैटेजी वाइज जो है धीरे पोलिंग कराने के लिए कई जगह जो खराब ईवीएम दे दिया जाता है। इस वजह से जो है पोलिंग जो है स्लो हो जाती है। ये डर का कारण है। हम लोग जीत तो रहे, लेकिन जीत का अंतर को कम करने के लिए ये नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग इस तरह का जो है काम करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में लंबे समय के बाद लालू यादव के बिना चुनाव हो रहा है और विपक्ष की अगुवाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं। महागठबंधन बनाकर वो एनडीए को लगातार चुनौती दे रहे हैं। जनता पर उनका जादू कितना चलता है, ये तो नतीजे वाले दिन ही पता चल पाएगा। चुनाव के 5 चरण खत्म हो चुके हैं, लेकिन बंगाल में ममता और बीजेपी के बीच जंग खत्म नहीं हो रही है और इसकी सीधी सी वजह है, बीजेपी बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती हैं। ऐसे में एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वेस्ट मिदनापुर में रैली की, जहां ऐलान कर दिया कि बंगाल को ममता से मुक्ति मिलने वाली है। देश भर में चुनाव, मोदी जी ने जो काम किया, गरीबों के लिए काम किया, देश के लिए जो काम किया, इसके लिए लड़ा जा रहा है। मगर बंगाल के अंदर ये चुनाव बंगाल की डेमोक्रेसी के लिए लड़ा जा रहा है। बंगाल को ये ममता दीदी के संतरास से मुक्त करने के लिए लड़ा जा रहा है। 23 तारीख को ममता दीदी कितना भी अत्याचार कर लो, हमारी रैलियों को रोकने का प्रयास कर लो, झूठ फैलाओ, कुछ भी कर लो, मगर 23 तारीख को 23 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की। बंगाल से और देश से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मित्रों, हम कहते हैं घुसपैठियों को निकालेंगे, तो ममता दीदी कहती है कि शरणार्थियों को भी निकाला जाएगा। ममता दीदी, शरणार्थियों को डराओ मत। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कि नरेंद्र मोदी जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आने वाले हैं। जितने भी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थी आए हैं, वो सबको नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और इस बीच खबर यह है कि सरकार की फ्लैगशिप योजना आयुष्मान भारत के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के सभी आरोपियों को गुरुग्राम से शिकंजे में लिया है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह आयुष्मान भारत योजना के नाम पर नौकरी का झांसा देकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा था। इस गिरोह ने बाकायदा एडवर्टीजमेंट जारी किया था, लोगों के बायोडेटा मंगाए थे और उन्हें नौकरी का वादा किया था। यहां तक कि नियुक्ति पत्र तक जारी कर दिए थे। आयुष्मान भारत योजना, जो कि सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसके नाम पर विज्ञापन निकाले गए। उन विज्ञापनों में लोगों से आवेदन मंगाए गए, अभ्यर्थियों को बुलाया गया, उनके कार्ड्स तक बना दिए गए, उनको नियुक्ति पत्र तक दे दिए गए। और अब इस गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। गुरुग्राम से आरोपियों को धर दबोचा गया है। क्या इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी, कितने दिनों से इस तरह का ये काम कर रहे थे और कितने लोग इनके शिकार अब तक बन चुके थे। नरेश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, एग्जैक्टली ये लोग क्या करते थे और कब से कर रहे थे, कितने लोगों को शिकार बनाया इन्होंने? नरेश हमारे संवाददाता के साथ हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के नाम पर असल में एक बड़ी ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गुरुग्राम से इन आरोपियों को पकड़ा है और पता ये चला है कि इन्होंने न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देकर लोगों से आवेदन मंगाए और उन्हें बाद में पैसों के एवज में इन्होंने नियुक्ति पत्र भी दिया। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। पाकिस्तान में चीन कारोबार के बहाने अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। इसका खुलासा अमेरिका ने किया है। पेंटागन के मुताबिक चीन दुनिया भर में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है और इसकी शुरुआत पाकिस्तान से की जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत चीन दुनिया के कई देशों तक पहुंच बनाना चाहता है, जिससे वो सभी देशों से सीधे कारोबार कर सके। लेकिन इस परियोजना के साथ साथ चीन मिलिट्री बेस भी बनाने जा रहा है, जिसमें सबसे पहला मिलिट्री बेस ग्वादर पोर्ट के पास बन रहा है। ऐसे में इस मिलिट्री बेस के जरिए चीन की पहुंच भारत के बॉर्डर तक हो जाएगी, जो एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पाकिस्तान में तो चाइना बहुत बड़े पैमाने पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा है। उसके तकरीबन 2 डिवीजन तो पहले ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। जहां तक ग्वादर का ताल्लुक है, वो एक 5 लाख लोगों की सिटी बना रहा है, जिसपे पाकिस्तानी को आना जाना अलाउड नहीं होगा, वो चाइनीज सिटी होगी। और अभी तो चाइना कहता है कि ग्वादर में वो कमर्शियल बेस बनाएगा, लेकिन उसकी जो सीपैक में इन्वेस्टमेंट $65 बिलियन हो चुकी है और आए दिन और हो रही है। और सीपैक हॉस्टाइल टेरिटरी से होकर गुजरता है। चाइना अपने सीपैक को सिक्योर करने के लिए चाहेगा कि वो वहां मिलिट्री बेस बनाए। चीन के लिए ये सिल्क रूट बिना पाकिस्तान की मंजूरी के मुमकिन नहीं था, इसलिए चीन ने पहले पाकिस्तान को हथियार बेचे और भारत के खिलाफ कई मौकों पर पाकिस्तान का साथ देकर उसका भरोसा जीता। लेकिन ये चीन की एक चाल थी, ताकि वो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अपनी विस्तारवादी नीति के लिए कर सके। चाइना ग्वादर को एक नेवल एयर बेस में कन्वर्ट कर देता है, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा कई कारणों की वजह से। एक, वहां का जो नेवल एयर बेस है, हिंदुस्तान की तमाम नेवल एक्टिविटी इंडियन ओशन रीजन में उसके ऊपर थ्रेट है। दूसरा, वहां से चाइनीज एयरफोर्स और रडार जो है हमारे जितने भी बेसेस हैं और जितने भी पोर्ट्स हैं राजस्थान के और गुजरात में, उनके ऊपर नजर रख सकता है, उनके ऊपर थ्रेट पोज कर सकता है। तीसरा, हमारी भी एनर्जी जो है वहां से पास होती है, हमारी एनर्जी के लिए थ्रेट होगा। चाइना अपना एनर्जी और फूड सिक्योरिटी अपने आप को प्रोवाइड कर सकता है।
चीन खासतौर से एशिया में खुद को सबसे शक्तिशाली बनाने पर तुला है, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत ड्रैगन के आड़े आती है। इसलिए चीन अब पाकिस्तान का इस्तेमाल कर एशिया में बाहुबली बनने की फिराक में है। मिलिट्री बेस बनाना उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है। नहले पे दहला में आज के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उस पर खबरें जारी हैं।